सभी चिकित्सक साथियों को नमस्कार। आज हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिकल रिसर्च स्टडीज़ में पैंक्रियाटिस को पढ़ेंगे, जिसे हम अग्नाशय शोथ भी कहते हैं। इसका डेफिनेशन सबसे पहले बताना चाहूँगा, परिचय सबसे पहले देना चाहूँगा। अग्नाशय के शोथ को पैंक्रियाटिस कहते हैं, पैंक्रियाटिटिस, क्योंकि स्पेलिंग प्रोनाउंस में भी डॉक्टर्स धोखा खा जाते हैं। नाम से ही ज्ञात है कि डिजीज़ में कौन सा डाइल्यूशन चलेगा। PANCREATITIS, पैंक्रियाटिस। इसमें दो कंडीशंस जनरेट होती है, एक एक्यूट पैंक्रियाटिस और एक क्रोनिक पैंक्रियाटिस, जिसमें सामान्य रूप से कारण जानेंगे, लक्षण जानेंगे, उसकी पहचान जानेंगे, रोग के परिणाम को जानेंगे। रोग के जो सामान्य कारण होते हैं वो नवयुवकों में तथा वृद्धों में देखने को मिलता है। संक्रमण प्रमुख रूप से इसका कारण बनता है और कई बार बाहरी आघात, स्ट्रोक के वजह से भी ये एक कारण बनता है। गॉल ब्लैडर तथा विल पीरियड्स की भी बीमारियों के से इसका गहरा संबंध होता है। इसका अगर हम लक्षण की बात करें तो एब्डोमेन के ऊपरी भाग में बड़ा कष्ट महसूस होता है, अचानक तीव्र शूल दर्द महसूस होता है। ये शूल पीठ और कंधे की ओर जाता हुआ महसूस होता है और समस्त जो पेट होता है, एब्डोमेन होता है, वहाँ पे ये फैलता हुआ महसूस किया जा सकता है। एब्डोमेन के ऊपरी भाग में जो पेशियाँ होती हैं वो कठोर हो जाती हैं, टेंडर हो जाती हैं और इसमें नोज़िया, फीलिंग और वोमिटिंग होती है और कई बार भूख समाप्त हो जाती है। इसमें याद रखने वाली कुछ पॉइंट्स हैं। यदि एब्डोमेन पहले से मुलायम होता है और आगे चल के कड़ा हो जाता है, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन बताता है कि कॉन्स्टिपेशन हुआ है व्यक्ति को या पैरालिटिक इलिसिस हुआ है, तो ये भी एक लक्षण होते हैं। अगर पैरालिटिक इलिस को आप जानना चाहते हैं, मैं स्पेलिंग प्रोनाउंस कर देता हूँ, PARALYTICILEUS। इसको आप अपने स्मार्टफोन के माध्यम से गूगल जो होता है उससे आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रोग की अगर हम पहचान की बात करते हैं तो इसमें ब्लड जब एग्ज़ामिनेशन होता है तो वहाँ पे WBC की जो TLC की जो मात्रा होती है, जिसमें हम TLC बोल दिया, WBC हम दो वे में चेक करते हैं। एक TLC होता है और एक होता है DLC, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। तो आप वहाँ देखेंगे कि ल्यूकोसाइट जो काउंट है वो बढ़ा हुआ मिलेगा, मतलब जहाँ पे उसकी मात्रा होती है ल्यूकोसाइट काउंट की 20 to 40, तो ये आपको हो सकता है वहाँ पे 42, 45 इस टाइप का दिखाई दे। मूत्र परीक्षण में ब्लड शुगर वहाँ पे प्रेजेंट मिलता है। स्टेथोस्कोप जब एग्ज़ामिनेशन आप करते हैं तो हाथ के अंदर एक अलग टाइप का साउंड सुनाई देता है। यदि रोगी को ये जो प्रॉब्लम है ये पहले से है तो उसकी शिकायत वो करेगा। साथ ही में वो बताएगा कि जब अल्कोहल का सेवन जब व्यक्ति करता है तो उस कंडीशन में ऐसी अवस्था कई बार देखने को मिलती है जिसका संदेह आप इस डिजीज़ से कर सकते हैं। इसके परिणाम क्या होते हैं? रोग जो होता है वो डिजेनरेटिव होता है। पहला, इसमें पेरिटोनियम जो भाग होता है
वहाँ पर प्रभाव पड़ने के कारण एब्डोमेन नहीं, क्या नाम है, पैंक्रियास जो होता है उसके सामने अचानक असहनीय दर्द और गंभीर कंडीशंस को वो डेवलप करता है। इसका परिणाम दूसरा चीज़ है क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस का जो प्रॉब्लम होती है वो भी यहाँ पे डेवलप हो जाती है। इसमें याद रखने वाली बात है कि यदि रोगी के आगे की जब रोगी ऐसे आगे की ओर झुकता है तो उसको ऐसा लगता है कि पेट के बल लेटने तथा सामने की ओर किसी भी प्रकार से जब पैंक्रियास के ऊपर प्रेशर पड़ता है, दबता है, तो वो दर्द कम हो जाता है। ध्यान देने वाली चीज़ है। अगर आप ऐसा करते हैं तो पता चल सकता है आपको बिना सोनोग्राफी कराए कि हाँ उस जगह पे पेन हो रहा है। और मूल निदान चाहते हैं तो बिल्कुल एक सोनोग्राफी बनता है, चेक करवा लेने में कोई हर्ज नहीं है। इसमें याद रखने वाली कुछ पॉइंट्स और हैं, जैसे इन्फ्लेमेशन। पैंक्रियाटिस में अगर इन्फ्लेमेशन का संदेह होता है तो रोगी को कई बार अस्पताल भी भेज दिया जाता है, कई लोग करते हैं, बट मैं कहूँगा कि अगर ऐसा करेंगे तो इस टाइप की डिसीज़ को आप क्योर कैसे करेंगे। हाँ, किसी से कंसर्न ज़रूर रखिए, बट ऐसा भी नहीं कि आप उस पेशेंट को रिफ़र कर दें। ऐसे कंडीशन में अपेंडिक्स इन्फ्लेमेशन और कई बार देखा गया है अपेंडिक्स ऑब्स्ट्रक्शन के कारण भी ऐसे कंडीशंस देखने को व्यक्ति में मिलते हैं। अपेंडिक्स इन्फ्लेमेशन में व्यक्ति को जो पेट होता है, स्टमक होता है, उसको खाली करा देना चाहिए, परंतु ये पता करने की कोशिश करना चाहिए कि अग्नाशय का जो ये रोग है ये व्यक्ति पैंक्रियाटिस से ग्रसित है या नहीं है। तो उसके लिए सबसे बेहतर होता है एक सोनोग्राफी करवाना। और जब आप सोनोग्राफी करा लेते हैं उसके बाद इसकी जो विपरीत कंडीशंस होती है वो देखना होता है कि व्यक्ति को इन्फेक्शंस कितना बढ़ा हुआ है, मतलब WBC का TLC पार्ट कितना गेन किया है। चिकित्सा की जो विधि है, रोगी को चिकित्सा के अनुसार, आवश्यकता अनुसार उस व्यक्ति की चिकित्सा की जानी चाहिए। चिकित्सा आधुनिक औषधियों से का सहारा पेन बहुत ज़्यादा हो तो कर सकते हैं, बट F2 पर्याप्त होता है, F2 वर्टू। अगर ज़्यादा पेन है तो F2 वर्टू, S5 A2 और WE का आप वहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। दर्द और शॉक के कारण अगर दर्द हो रहा हो तो F2 पिलाने के साथ साथ में एक्सटर्नल एप्लीकेशन भी देना चाहिए। संक्रमण की अगर चिकित्सा की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे आप ESR कंट्रोलर या WBC कंट्रोलर चला सकते हैं। अगर तीव्र सूल हो रहे हैं तो आप इस जो कॉम्प्रेस जो हम लगाते हैं उसको 10-10 मिनट पे भी लगा सकते हैं। किसी ने कहा था कि कॉम्प्रेस का सही सटीक कंडीशंस क्या होता है, तो आप कॉम्प्रेस अगर खाली पेट है कोई व्यक्ति तो आप कॉम्प्रेस लगा सकते हैं, और अगर लगता है कि व्यक्ति कुछ खाना खा चुका है अब कॉम्प्रेस कैसे करें, तो 1.5 घंटा रुकना चाहिए और 1.5 घंटे के बाद आप कॉम्प्रेस लगा सकते हैं। ये इसका सटीक कंडीशंस होता है। लेकिन अगर कंडीशंस ऐसी है कि व्यक्ति कुछ खा नहीं सकता है तो आप कॉम्प्रेस उसको कभी भी लगा सकते हैं। कॉम्प्रेस 4 से 6 बार तक दिया जा सकता है, CVRT को ध्यान में रखते हुए। कई बार एसिडिटी जनरेट होती है तो वहाँ पे H2C2, C15, C10, S10, WEGB का उपयोग आप कर सकते हैं। इससे आप कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकते हैं और पेशेंट को पीने के लिए दे सकते हैं। अगर हम इसमें
खाने योग्य पथ्य अपथ्य की बात करें या सहायक चिकित्सा की बात करें तो व्यक्ति को सहायक चिकित्सा के तौर पे आराम करवाना चाहिए। मुख से आहार कम से कम या लिक्विड आहार दें या जल दें। एब्डोमेन में जो खाने वाले पदार्थ हैं लिक्विड में देने से जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, जिसमें म्यूकस मेम्ब्रेन में प्रॉब्लम को ये थोड़ा सा कम करता है, और जो आहार हैं चिकनाई वाले जिसमें चिकनाई की मात्रा कम हो वैसा आहार खिलाना चाहिए। अल्कोहल का उपयोग पूर्ण रूप से बंद कर देना होता है। डेक्सट्रोस आप कैसे देंगे? S5 हमारा डेक्सट्रोस है S5। इसे S5 को आप यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। खाने से पहले S1, खाने के बाद S10 का उपयोग कराएंगे और प्रयास करेंगे कि व्यक्ति के अगर फ्लूइड की कमी आ रही है तो उस कंडीशन में NH ह्यूमन इम्यून 4 ये रेमेडी है। NH ह्यूमन इम्यून 4 इस रेमेडी को देंगे। ये टेस्टेड है और मेडिकल रिसर्च अंडर डेवलपमेंट क्या पाया गया इस रेमेडी के अंदर, ये इस जगह पे इस कॉलम में दिया हुआ है। आप प्रोडक्ट को लेकर के आप वहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। तो ये कंडीशंस आती है जो एक्यूट पैंक्रियाटिस की कंडीशंस को दर्शाता है। ठीक इसी प्रकार से क्रोनिक कंडीशंस में क्रोनिक पैंक्रियाटिस का जो कंडीशंस होता है, जिसमें एक्यूट पैंक्रियाटिस की दीर्घकालिक जो कंडीशंस आती हैं, जिसमें इन्फ्लेमेशन होता है, इसे हम क्रोनिक पैंक्रियाटिस कहते हैं। इस प्रकार से इन्फ्लेमेशन को पैंक्रियाटिस में होने वाले इन्फ्लेमेशन होने लगता है तो ये कंडीशंस डेवलप होती है। यह एक असाध्य रोग है और बहुत ही कठिनाई से ठीक किया जाता है। रोग के कारण क्या होते हैं? संक्रमण, इन्फेक्शंस, पेप्टिक अल्सर हो व्यक्ति को, लीवर में इन्फ्लेमेशन हो या एनलार्जमेंट ऑफ लीवर हो, फैटी लीवर हो या वहाँ पे स्टोन हुआ हो गॉल ब्लैडर का, कोलेंजाइटिस हुआ हो व्यक्ति को, या पैंक्रियास में कोई ऐसी विकृति हुई हो जिसका ज्ञान ना हो। अनेक बार ये क्रोनिक पैंक्रियाटिस इन्फ्लेमेशन मुक्त होता है और रोगी को थोड़ा भी आभास नहीं होने देता है कि व्यक्ति को पैंक्रियाटिस जैसी गंभीर डिजीज़ ने जकड़ रखा है। 50 से 70 साल की उम्र वाले जो अल्कोहलिक होते हैं उनमें इस रोग की अधिकता होती है। इसके लक्षण क्या होते हैं? जब आप एब्डोमेन के ऊपर प्रेशर करेंगे, जब आप एपिगैस्ट्रियम के पोर्शन पे आप पेन दबाएंगे तो आपको वहाँ पे रोगी बताएगा कि दर्द हो रहा है। अध्यमान होता है, फ्लैटलेसनेस दिखाई देता है। मूत्र में, यूरिन में यूरिन में शुगर की मात्रा मिलती है, देखने को मिलती है। जो स्टूल होता है वहाँ पे उसमें वसा की वृद्धि देखने को मिलती है। एपिगैस्ट्रियम पोर्शन पे अगर बार बार आप दबाएंगे तो वहाँ पे, और उसके साथ साथ में उसी स्थान के पीछे पीठ में आपको इस क्षेत्र में ऐसा लगेगा कि जैसे चुभन के साथ दर्द हो रहा है। जॉन्डिस की उपस्थिति भी कभी कभी देखने को मिलती है। अधिक मात्रा में चिकने दस्त आते हैं। मल और एनीमिया, जो मल बोले तो स्टूल हो गया, कई बार एनीमिया, दुर्गंध युक्त और वसा युक्त एवं सफ़ेद
स्टूल देखने को मिलते हैं। स्टूल में अगर आप बात कर देंगे कि स्टूल में ऐसा क्या देखने को मिलता है, तो वहाँ पे देखने को मिलता है कि अपचा, जो खाना खड़ा खड़ा निकल जा रहा है, और कभी कभी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा चिलनेस, बहुत ज़्यादा ठंड महसूस करता है। पीड़ा के आक्रमण के बार बार प्रायः होने से व्यक्ति को एनोरेक्सिया, नोजिया फीलिंग, वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, आफरा और जॉन्डिस आदि के लक्षण दिखाई देते हैं। रोग की पहचान क्या है? आप जब लेप्रोक्टोमी निदान में इसका अगर ध्यान देंगे तो विशेष सहायता मिलती है। एक्सरे परीक्षण से रोग का निदान किया जा सकता है, और यूएसजी के माध्यम से भी। यूएसजी को कई लोग बोलते हैं यूएसजी क्या है? भाई अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी कहा जाता है यूएसजी को। जो आप सोनोग्राफी कराते हैं उसी को डॉक्टर यूएसजी नाम देते हैं, अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी। ठीक है। इसमें व्यक्ति को देखना होता है कि जो व्यक्ति मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का पेशेंट तो नहीं है। इसमें जो केमिकल, जब आप चेक करेंगे स्टूल को, तो चिकनाई की अधिकता के साथ में वहाँ पे केमिकल एनालिसिस से इसका जानकारी मिल पाती है, क्योंकि केमिकल डिस्चार्ज बढ़े हुए होते हैं और वहाँ पे बिल्कुल केमिकल की जानकारी आपको उसके माध्यम से पता चलता है कि हाँ, रोग किस अवस्था तक बिगड़ा हुआ है। रोग के परिणाम क्या होते हैं? नैरोटिक्स एडिक्शन एक कॉमन कंडीशन होती है। डायबिटीज़ मेलिटस एक कंडीशन हो सकती है। पैंक्रियाटिक एब्सेस कोई हुआ हो, जॉन्डिस हुआ हो, या स्टेरॉइड्स ज़्यादा लेता हो व्यक्ति, पेप्टिक अल्सर का उपद्रव अधिक हो रहा हो, उसकी संभावना भी हो सकती है। अगर हम चिकित्सा के सिद्धांत की बात करें तो कारणों और लक्षणों को समुचित व्यवस्था के साथ ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करना चाहिए। अगर डायबिटीज़ मेलिटस टाइप 2 है तो उसको न्यूट्रल करने की तरफ ध्यान देना चाहिए, जिसमें ब्लड शुगर नॉर्मल वे में जाए। एंटी क्लोजेनेटिक और जो हल्की समक जैसे F1 मेडिसिन है उसका उपयोग यहाँ पे करना चाहिए। अगर F1 से ना रुके तो VER1 F2 दे सकते हैं, VER2 F2 भी आप दे सकते हैं। ख़ास तौर पे ध्यान देना होता है कि ब्लड का जो परसेंटेज है HB का वो ना घटे। उसके लिए आप A3B दे सकते हैं सेकेंड डाइल्यूशन में या फिफ्थ में। सेकेंड में दे रहे होंगे तो 10 ड्रॉप देंगे, बट फिफ्थ में दे रहे होंगे तो वहाँ पे आपको 20 ड्रॉप देना होगा। दिन भर में 3 से 4 बार देना होगा। और अगर आपको लगता है कि सेटल्ड मेडिसिन की आवश्यकता है, हो सकता है व्यक्ति प्रेग्नेंट हो, तो उस कंडीशन में मारियो सेल केयर आप स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर एप्लीकेशन करा सकते हैं। 3 से 5 दिन कराने के बाद ही वो HB को गेन कर चुका होता है। आप चाहें तो चेक करा सकते हैं उसके बाद HB को। मल्टीविटामिन के तौर पे रेमेडीज़ देने वाले जो कंडीशंस होते हैं उसमें भी आप दे सकते हैं A3, S5, S10। ज़्यादा अगर कहीं वहाँ पे पेन महसूस हो रहा हो तो उस कंडीशन में F2, WE, BE, और अगर वहाँ पे वूंड है तो P2 या GE का भी उपयोग कर सकते हैं। डिज़ीज़ अगर बहुत पुरानी है तो VEN1 का भी उपयोग आपको करना होगा। और अगर दिख रहा है व्यक्ति के अंदर कि उसकी आंतों में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम जनरेट हुआ है तो आप वहाँ पे फीवर रिलेटेड जो भी मेडिसिन आप चलाते होंगे, पैरासीटामोल मत दे दीजिएगा,
ये आपके सिस्टम ऑफ मेडिसिन की मेडिसिन नहीं है। आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सक हैं तो वहाँ पे F2A2WE का आप उपयोग कर सकते हैं। इसमें खाने योग्य अपथ्य और पथ्य जो आहार होंगे उसकी जानकारी दे देता हूँ। कम चिकनाई वाले आहार उपयुक्त होंगे। अल्कोहल पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होगा, चाहे फिर वो बियर हो, चाहे वो अल्कोहल की कोई भी प्रजाति हो। कार्बोहाइड्रेट्स और कैल्शियम प्रधान जो आहार होते हैं वो देना उचित होगा। इसमें एक कंडीशंस हैं जिसको आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर रोग की उपयुक्त औषधि चिकित्सा नहीं है, अतः ऐसे रोगियों को कई बार शल्य चिकित्सा सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है, तो आप सर्जरी करा सकते हैं। किसी को भी प्रेशराइज करके रोकिएगा नहीं तो कुछ होगा तो आपके ऊपर मढ़ देगा वो। हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, यदि कोई रोगी एपिगैस्ट्रियम पेन को लेकर के आता है, ऐसा कोई पीड़ित जिसको किसी भी प्रकार की औषधि से लाभ न होता हो, कमर दर्द और पीठ की ओर दर्द जाता हो, अधिक वोमिटिंग एवं वमन हो रहा हो, तो ऐसे रोगियों को तुरंत अस्पताल मत भेज करके उसके ऊपर A2F2S5C5WE का एक बार कॉम्प्रेस लगा के देखिएगा, इससे राहत होती है। जिससे संबंधित रोग हो उसके अनुसार उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। कहने का मतलब है अग्नाशय शूल स्वतः भी कई बार ठीक हो जाता है। ऐसे प्रायः नए जिसमें एक्यूट पैंक्रियाटिस हुआ हो, जबकि पुराना होने पर ये क्रोनिक पैंक्रियाटिस दर्द बार बार होना उस स्थान पर होने लगता है, और ऐसी अवस्था प्रायः पुराने जो अल्कोहलिक होते हैं उनमें होता है। आपको क्लास कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। जय हिंद, जय इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, जय काउंट सीजर मेटी जी, जय नासक मेथोडोलॉजी। इसमें जो रेमेडीज़ चलाई जाती है वो कैंसर सेल्स केयर की रेमेडीज़ होती हैं, और कई बार पेशेंट कहता है कि सर मुझे तो कैंसर नहीं है, फिर ये मेडिसिन क्यों? क्योंकि डिजीज़ जो है वो कैंसरस है। रोगी माने तो भी ठीक है, ना माने तो आप छोड़ दीजिए उसको, जहाँ जाना चाहे वो जा सकता है। जब उसको वास्तविकता का ज्ञान होगा तब तक उसके पास समय नहीं बचा होगा। आज्ञा चाहूँगा। जय हिंद, जय इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, जय काउंट सीजर मेटी जी, जय नासक मेथोडोलॉजी।